तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज ऑप्टिक्स, ठीक है। और ऑप्टिक्स में मेरे ख्याल से हम लोग 3 या 4 लेक्चर लेंगे, 3 ही लेक्चर में ख़त्म हो जाना चाहिए। और आज जो है हम लोग ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सब कोई लाइव आ गए हैं तो देखिए डे 7 आज 7वां दिन हम लोग का इसमें प्रकाशिकी का लेक्चर 1 करेंगे, क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है आवर्धन। क्या नाम है? आवर्धन। आवर्धन क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए। तो जैसे मान लो कोई वस्तु है, उस वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखे तो उसका प्रतिबिंब जो बना, तो उस प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु का ऊंचाई का जो अनुपात होता है, उसी अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन। आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलिए, पता होना चाहिए क्या? आवर्धन यानी m बराबर क्या हुआ? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी HI यानी हाइट ऑफ इमेज बाय वस्तु की ऊंचाई यानी HO। क्लियर है? तो देखिए डेफिनेशन कितना आसान है, सुनिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित की जाती है। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का आवर्धन कहते हैं, इसे m द्वारा सूचित करते हैं। क्लियर है? ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए बात करते हैं अपवर्तनांक। किसका बात हो रहा है? अपवर्तनांक का। तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश का चाल एक माध्यम में और दूसरे माध्यम में, अगर 2 अलग अलग माध्यम में, चाल भी अलग अलग होगा, ठीक है। और सबसे अधिक जो प्रकाश का चाल होता है वो होता है निर्वात में। किसमें? निर्वात में। तो बोलते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल यानी V, इसी दोनों का जो अनुपात होता है इसी कहते हैं अपवर्तनांक। सूचित किससे करते हैं? म्यू से। किससे? म्यू से। तो याद रखिएगा इसका डेफिनेशन कितना आसान है। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। आसान सा चीज है, ठीक है। देख लीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल यानी V के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसे म्यू से या n से सूचित करते हैं। क्लियर है? और याद रखिएगा जहां C जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है। किसमें? निर्वात में। इसका वैल्यू कितना होता है? वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? ये हो गया। अब चलिए कुछ नोट है उसके बारे में भी समझते हैं। तो बोलते हैं अपवर्तनांक एक विमाहीन राशि है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमा नहीं होता। कारण क्या है जरा समझिए। ये भी चाल है, ये भी चाल है, तो इसका मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड, इसका भी मीटर प्रति सेकंड, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बोलो कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। तो याद रखिएगा अपवर्तनांक कैसा है? एक विमाहीन राशि है, यानी इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता है। क्लियर है? दूसरा, इसका मान जब भी होगा वो 1 या 1 से अधिक ही होगा, ठीक है। याद रखिए अपवर्तनांक का जो मान है वो हमेशा 1 या 1 से अधिक होगा। आपको पता होना चाहिए हवा का अपवर्तनांक 1 होता है और बाकी कोई भी माध्यम लोगे तो उससे अधिक ही होगा। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है? सघन माध्यम के अपवर्तनांक अधिक होती है, जबकि विरल माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होती है? कम होती है। देखो जितना भी सघन माध्यम है उसका अपवर्तनांक का मान हमेशा विरल माध्यम के अपवर्तनांक से क्या होती है? ज्यादा होती है। वही चीज बोल रहा है। जैसे अगर हवा का बात करें तो हवा है विरल, उसका माध्यम अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक होता है 1, लेकिन पानी ले लो, पानी होता है सघन, तो उसका अपवर्तनांक होता है 4/3 यानी 1.33। देखो पानी का अपवर्तनांक हवा से तो ज्यादा है। क्लियर है? अब देखो क्या बोल रहा है? बोल रहा है अपवर्तनांक प्रकाश के चाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी अपवर्तनांक प्रकाश के चाल की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। कैसे? समझो ध्यान से। अब बोलो अपवर्तनांक यानी म्यू, ध्यान से देखिएगा। अपवर्तनांक यानी म्यू, म्यू बराबर कितना होता है? C/V। C/V अभी तुरंत सीखे। C है प्रकाश का चल किसमें? निर्वात में, और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ लिख देते हैं, चूंकि यहाँ पर C क्या है? कांस्टेंट। C क्या है? कांस्टेंट है यानी नियतांक है, इसीलिए बोलो म्यू व्युत्क्रमानुपाती। इसको हटाएंगे तो व्युत्क्रमानुपाती कितना हो गया? V। क्लियर है? यानी अगर अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा तो उसमें प्रकाश का चाल कम होगा, और अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश का चाल ज्यादा होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम 2 माध्यम का अपवर्तनांक लिए μ1/μ2, इसको कर सकते हैं V2/V1। क्लियर है? तो व्युत्क्रमानुपाती है, यानी μ1 व्युत्क्रमानुपाती V1, μ2 व्युत्क्रमानुपाती V2। क्लियर है? ऐसा भी लिखा सकते हैं। अब चलिए क्या बोल रहा है और अगला पॉइंट बोल रहा है अपवर्तनांक प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश का जो चाल है, प्रकाश का जो चाल वो तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है।
यानी अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश का चाल घटेगा, और प्रकाश का चाल घटेगा तरंगदैर्घ्य भी घटेगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते म्यू व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, लैम्डा के। याद रखिएगा म्यू व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, लैम्डा के। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, μ1 बाय μ2 बराबर λ2 बाय λ1। क्लियर है, इस तरह भी लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए बात हो रहा सापेक्षिक अपवर्तनांक। कौन? सापेक्षिक। सुनो बाबू, इसको हम सापेक्षिक अपवर्तनांक या अपेक्षिक अपवर्तनांक दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इसको हम सापेक्षिक अपवर्तनांक भी कह सकते हैं और आपेक्षिक अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो जरा समझते हैं सापेक्षिक या अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। ध्यान से देखो, तुरंत क्लियर होगा। तो जैसे मान लो हमको किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक निकालना, कोई भी एक माध्यम, जैसे हवा का, पानी का, किसी का भी, और उसका अगर अपवर्तनांक हमको कोई दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकालना है, यानी कोई और माध्यम लेकर के, तो उसी कहते हैं आपेक्षिक या सापेक्षिक अपवर्तनांक। क्लियर है? देखिए, जब किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष ज्ञात की जाती है, उसे सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर है? आ रहा समझ में? तो वैसे तो इसका डेफिनेशन ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका डेफिनेशन याद रखने की कोई जरूरी नहीं है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं वो जानना जरूरी है। जैसे हम ध्यान से देखो, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। यानी हम चाह रहे हैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालने, किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के सापेक्ष। तो इसको लिखते कैसे हैं जरा समझिए। म्यू मतलब हो गया अपवर्तनांक, म्यू मतलब हो गया अपवर्तनांक, किसका निकालना? माध्यम 2 का, μ2 इधर, और किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के सापेक्ष, तो 1 यहाँ। क्लियर है? तो इसको लिख बोलते हैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। या ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान समझिए, अगर μ2 1 अगर ऐसे भी लिख दें, इसका मतलब ये हो गया कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। ये तो लिखने का तरीका है, लेकिन इसको होगा कैसे, वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बोलो, हमको किसका अपवर्तनांक चाहिए? माध्यम 2 का, और किसके सापेक्ष चाहिए? माध्यम 1 के। तो जिसका अपवर्तनांक चाहिए उसको ऊपर रखेंगे, और जिसके सापेक्ष चाहिए उसको नीचे लिखेंगे। यानी इसको लिख सकते हैं μ2 बाय μ1। क्लियर है? यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष निकालेंगे तो करेंगे μ2 बाय μ1। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, समझ में आ जाएगा। हमको लेना पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। किसका? पानी का हवा के सापेक्ष। तो इसको कैसे लिखते हैं? म्यू मतलब अपवर्तनांक हो गया, किसका चाहिए बाबू? तो पानी का चाहिए, किसके सापेक्ष चाहिए? हवा के सापेक्ष। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे μw, यानी पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। ए मतलब हुआ एयर, W मतलब हुआ वाटर, यानी पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। ऐसे लिखेंगे, या आपका मन हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ W यहाँ A, यानी पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। अब इसको फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे? तो हमको किसका अपवर्तनांक चाहिए? पानी का, किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। तो जिसका अपवर्तनांक चाहिए उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो पानी का अपवर्तनांक चाहिए तो पानी का अपवर्तनांक ऊपर ले लिए, हवा के सापेक्ष चाहिए तो हवा का नीचे लिखेंगे। क्लियर है? हो गया। अब चलो नेक्स्ट देख रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। किसका? कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। तो इसको कैसे लिखेंगे? म्यू मतलब हुआ अपवर्तनांक, किसका? कांच का, कांच यानी ग्लास। ठीक है, किसके सापेक्ष? पानी के सापेक्ष। तो इधर लिए W मतलब वाटर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू जी यहाँ, W यहाँ, यानी कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। तो ये किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं? वो कांच का। तो हम कांच का अपवर्तनांक को ऊपर लिख लेंगे, किसके सापेक्ष? पानी के सापेक्ष। तो पानी का अपवर्तनांक नीचे ले लेंगे। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से 3 एग्जाम्पल लिए आपको समझ में आ गया होगा सापेक्षिक अपवर्तनांक कैसे लिखा जाता है। क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट देख रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो चलिए समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, क्या होता है। बहुत ही आसान है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया? अच्छा, ये गलती से हो गया था, ये मतलब ये वाला पेज, ठीक है, गलत हो गया था। चलो नेक्स्ट यहां से देखते हैं, वही टॉपिक है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेज बन गया था। चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन समझो क्या होता है। देखा गया है कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है
तो उसका जो वास्तविक पथ है यानी जिधर वो चल रहा था उस पथ में नहीं चल के उससे विचलित हो जाता है, यानी उससे हट जाता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। देखो, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। तो हम क्या किए, ये एक सीमा लिए। ये जो है, ये जो नीला वाला लाइट दिख रहा है, सॉरी लाइन दिख रहा है, ये क्या सीमा है? इस सीमा के इधर जो है सघन माध्यम है और इधर क्या है? विरल माध्यम है। इधर कौन माध्यम है? सघन, और इधर क्या है? विरल। ठीक है। और ये जो है, ये है इसका क्या? अभिलंब। ठीक है, क्या खींचे है? अभिलंब। तो जरा ध्यान से देखो, तो देखा गया है कि जब भी कोई प्रकाश किरण, जैसे मान लो एक प्रकाश किरण हम किधर से डाल रहे हैं? विरल से। तो ऐसे डाल रहे हैं विरल से, ठीक है, विरल माध्यम से आया। मान लो अभिलंब के साथ कुछ कौन बना के आ रहा, मान लो कितना कौन बना के आ रहा? आई। कितना? आई। तो देखो, जाना चाहिए था इसको सीधा, जिधर जाना था, जिधर जा रहा था, कैसे जा रहा था? ऐसे, तो इसको जाना चाहिए था सीधा। लेकिन देखा गया है कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाता है तो वो सीधा नहीं जाके वो थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाता है, यानी इधर थोड़ा झुक गया। मान लो कितना कौन बना कर आ, तो जरा ध्यान से देखिए, जाना चाहिए था इधर लेकिन झुक गया इधर। तो बोलो कि अपने वास्तविक पथ से विचलित हुआ कि नहीं हुआ? तो ये है अपवर्तन। क्लियर है? या अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता तो क्या होता? ध्यान से देखो, मान लो एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, कहां से? सघन माध्यम से। ठीक है, कितना कौन बना के? मान लो आई। कितना? आई। तो होगा क्या, जब इससे निकलेगा ना, ठीक है, किधर? सघन से विरल, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वैसे नहीं जाके ये थोड़ा विलंब से दूर हट जाएगा, यह विलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं हो क्या रहा है, अगर विरल से सघन में जा रहा था विलंब की ओर झुक जा रहा, और सघन से विरल में जा रहा था विलंब से दूर हट जा रहा। तो इसी चीज को कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्लियर है? ठीक है। अब चलिए अपवर्तन का नियम का बात करते हैं। किसका? अपवर्तन का नियम। तो याद रखिएगा, अपवर्तन का पहला नियम यह कहता है कि ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब और ये जो अपवर्तित किरण है, ये तीनों हमेशा एक ही तल में होगा। क्लियर है? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होती है। देखिए, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होती है। क्लियर है? आ रहा समझ में? दूसरा क्या है, बोल रहा अपवर्तन स्नेल के नियम का पालन करता है। किसके नियम? स्नेल का नियम। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या कहता है? सुनिए, स्नेल का नियम का कहना है कि बाबू आपतन कोण की जया यानी साइन आई, आपतन कोण की जया यानी साइन आई, साइन को हिंदी में कहते हैं जया और आई का है आपतन कोण। आपतन कोण की जया यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर, इस दोनों का अनुपात जो होगा ना वो होगा क्या? नियत होगा। क्या होगा? नियत। यही आपका कौन? स्नेल का नियम। ठीक है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया क्या अनुपात क्या होगा? नियत होगा। क्लियर है? वाह, हरिओम सिंह, क्या मस्त एकदम पढ़ाई के समय भी चैटिंग चल रहा है। क्या जी, खाना पीना हुआ? वाह मेरा हो गया, तुम बताओ। अरे हमसे भी कोई पूछ लो, सर आपका हुआ कि नहीं हुआ? वो यही सब करना है तो बेकार झुटमुट का आप लोग इस तरह पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा कम से कम यहाँ अच्छे से रहिए। जितना भी टॉपिक करा रहे हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही उठाएं, कोई आलतू फालतू टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं। और उसमें भी आपको जो है गप वगैरह पड़ा है, मज़ेदार हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग से पार पाना मुश्किल है। चलिए अब आते हैं स्नेल का नियम। किसका? स्नेल का नियम। तो चलिए देखते हैं स्नेल का नियम क्या कहता है। तो अभी तुरंत हम सिखाए थे, स्नेल का नियम कहता था कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात का मान क्या होता है? नियत होता है। देखो, तो इस नियम के अनुसार यानी स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की जया यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर का अनुपात क्या होती है? नियत होती है। क्लियर है? आ गया समझ में? अब चलो समझते हैं इसको एक्चुअली है ये कैसे। ध्यान से देखिएगा। तो मान लो बाबू इधर माध्यम 1 है और इधर क्या? माध्यम 2 है। माध्यम 1 का सॉरी माध्यम 1 का अपवर्तनांक है μ1 और माध्यम 2 का अपवर्तनांक है μ2। क्लियर है? अब मान लो ये है सीमा, सीमा क्या कर रहा? दोनों माध्यम को अलग कर रहा है और ये अभिलंब है। तो हम क्या किए, एक प्रकाश किरण डाले, मान लो इधर से माध्यम 1 से। कहां से? माध्यम 1 से। मान लो कितना कोण बनाकर? I कोण बनाकर।
ठीक है, ये हुआ आपतन कोण आई। और आपको पता होना चाहिए जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो वो अपने वास्तविक पथ में नहीं चल के हट जाता है। तो मान लो ये थोड़ा सा किधर झुक गया, अभिलंब की ओर, इधर आ गया। तो मान लो इधर जो कोण बन रहा है अपवर्तन कोण कितना आर। क्लियर है? तो स्नेल का कहना क्या था, सुनिए ध्यान से। तो स्नेल का कहना था कि आपतन कोण की जया, किसकी? आपतन कोण की जया यानी साइन आई, साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर, इस दोनों का जो अनुपात होगा ना वो नियत होगा। क्या होगा? नियत होगा। ठीक है, तो बोलिएगा सर जो नियत होगा उसका कुछ मान होगा। तो देखो यहां क्या मान होता है, चूंकि ये जो नियत है क्या है? नियत। ठीक है, तो नियत यहां बराबर होता है किसके? μ2 के। किसके? μ2 के। यानी जिस माध्यम में गया यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक और जिस माध्यम से आया यानी माध्यम 1 का अपवर्तनांक के सापेक्ष। तो याद रखिए ना μ2 क्लियर है? तो इसीलिए बोलो साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू, बोलो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? μ2। तो यही हो गया बाबू स्नेल का नियम। क्लियर है? अगर आपके एग्जाम में स्नेल का नियम आ जाएगा तो ये डेफिनेशन लिखिएगा, ये फिगर बनाइएगा और यहाँ से यहाँ कर दीजिएगा, इसी के साथ आपका स्नेल का नियम हो जाएगा क्लियर। क्लियर है? लेकिन सिंटू शर्मा डोंट बग 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 रे हरिओम, वाह। और सुचित कुमार हेलो बाबू, वाह मस्त है। कहाँ से सब विचार लाते हो तुम लोग? चलो देखो ये क्लियर है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए किसका? स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम आया तो आपको बस इतना ही कर देना है। क्लियर है? ठीक। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में स्नेल का नियम इतना ही लिखना है, लेकिन सुनो स्नेल का नियम जब हम यूज करेंगे, ठीक है, आज ही यूज करेंगे, तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। स्नेल का नियम हम किसको यूज करेंगे? तो उसको हम अलग कलर के पेन से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्नेल का नियम हम कौन सा यूज करने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में बस आए तो यहीं तक लिखना। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू μ2 है, तो क्या इसको लिख सकते हैं? μ2 बटे μ1। अभी तुरंत सिखाएं। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू? जरा ध्यान से देखना, इसको इधर इसको इधर। तो बोलो क्या लिखे? μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू बोलो μ2 इंटू साइन आर। क्लियर है? ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो हम जब भी स्नेल का नियम लगाएंगे तो हम ये वाला लगाएंगे। कैसे लगाते हैं फिर एक बार समझो। तो एकदम सिंपल सा तरीका, देखो यहाँ फिगर से समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो, इधर का अपवर्तनांक कितना है? μ1, और इधर का कोण कितना आई, और इधर का अपवर्तनांक μ2, और इधर का कोण कितना आर। तो हम ऐसे लगाएंगे μ1 इंटू इधर का कोण यानी साइन, μ1 आई साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। देख रहे हो, μ1 साइन आई μ2 साइन आर। क्लियर है? तो हम जब भी यूज करेंगे इसका यूज करेंगे, लेकिन आपका एग्जाम में जब आ जाए स्नेल का नियम तो आपको क्या करना है? स्नेल का नियम में डेफिनेशन ये फिगर के साथ यहाँ से यहाँ तक, हरा वाला यहाँ तक है, यहीं तक लिखना है। क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब चलो हेडिंग है अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, यानी कौन कौन सा घटना है जो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, यानी अपवर्तन से संबंधित घटना है। तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहला जो घटना वो है तारों का टिमटिमाना। अगर एग्जाम में आ जाए तारा किस कारण से टिमटिमाता है तो सिंपल से क्या बोलना? अपवर्तन। उसका आंसर क्या रखना? अपवर्तन। क्लियर है? दूसरा, तालाब का तल का ऊपर दिखाई देना। जैसे आप देखते होंगे, जैसे आपके गांव में अगर तालाब है और मान लो उसका पानी साफ है, तो आप देखिएगा जब बाहर से तो आपको लगेगा ज़्यादा गहराई नहीं है, आपको लगेगा ज़्यादा गहराई पर नहीं है, लेकिन जब आप कूदिएगा तब पता चलेगा कितना गहरा है। ये किसके कारण होता है? यानी तालाब का तल नीचे रहता है बहुत, लेकिन थोड़ा आपको ऊपर दिखाई देता है। क्यों? ये अपवर्तन के कारण। कैसे होता है हम समझाए तो याद करो, मछली वाला उदाहरण लिए थे। और पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ी हुई प्रतीत होना। जैसे मान लो एक तो पानी ले लो, ठीक है, ग्लास उलास में,
और उसमें पेंसिल डुबा दो, लगेगा कि पेंसिल मुड़ गया। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रकाश का दिखाई देना। सोचो सूर्योदय हुआ भी नहीं है, सूरज निकला भी नहीं, लेकिन आपको लाइट दिखने लगता है, या सूरज डूब जाने के बाद भी आपको लाइट दिखाई देता है, तो वो किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। क्लियर है? तो ये सब कुछ घटना था। चलिए अब यहां से जो बात करते हैं, ये बाबू बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो इसलिए यहां से आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोशिश कीजिए कि अच्छे से पढ़ें। ठीक है? तो ध्यान से देखिए। तो बात कर रहे हैं हम लोग क्रांतिक कोण। कौन कौन? क्रांतिक कोण। समझो क्रांतिक कोण क्या है। अगर हम प्रकाश किरण किधर से डाल रहे हो? सघन माध्यम से। मान लो, पहले समझो अच्छे से, मान लो ये नीला वाला जो एक सीमा है, और ये सीमा के इधर विरल माध्यम है और इधर क्या है? सघन माध्यम। और ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। मान लो एक प्रकाश किरण हम किधर से डालें? सघन माध्यम से। और मान लो एक ऐसा कोण बना के डाले कि प्रकाश किरण जब अपवर्तित हुआ, तो अपवर्तित होने के बाद क्या हुआ? इस दोनों माध्यम को अलग करने वाली जो सीमा है, उसी सीमा में चलने लगा। उसी सीमा में ये चलना शुरू कर दिया। यानी यहां पर जो है ये अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्लियर है? सुचित कुमार बोल रहा है कि सर आपको पढ़ने में गलती हो गई, हम ये सब नहीं कभी लिखे हैं और ना कभी लिखेंगे। सही बात है। तब कोई और लिख दिया होगा बाबू। ठीक है? अच्छा, हेलो बबलू लिखा है, वो हमको बाबू दिख गया जी, थोड़ा दूर में है ना टिविया। सही बात। सुचित कुमार लिखा हेलो बबलू। वाह, अच्छा क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। कम से कम अच्छा तो है। ठीक है? इतना कम से कम है कि हम पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर भी तुम्हारा ध्यान ये सब में लगा है। बबलू को हेलो बोलना है, और किसी को हेलो बोल दो, हमको भी थोड़ा हेलो बोल दो। चलो अच्छा है। मतलब क्या कीजिएगा, ये सब तो आता ही होगा आपको, बेकार हम पढ़ा रहे हैं। हम फालतू के इतना मेहनत करके बना के लाते हैं, उसके फिर एक्सप्लेन करते हैं। और उस तरह भी 13 बच्चा तो दिया है ना, 13 बच्चा दिया है, मतलब सोचो 200 रुपये करके 2600 रुपये हमको हो गया। 2600 सोचते हो कितना बड़ा रकम है? सोचिए कभी हो पाएगा 2600? उसके लिए हम मात्र कितना 6 घंटा, बस 5-6 घंटा मेहनत करते हैं डेली। ठीक है? मतलब 60 घंटा में 2600 रुपये बहुत हो गया, लेबर मजदूर से ज़्यादा ही हुआ। ठीक है? आई हिट यू गर्ल, नो गर्ल, हेलो सर। वाह, चलिए ध्यान से देखिए। बिल्कुल बेकार लग रहा पढ़ाने में। ठीक है? आप लोग का इस तरह रहेगा हालत, तब फिर बेकार है। ऐसा लग रहा 200 रुपये करके घुमा दें आप लोग को। चलो देखो, यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसका क्यों नुकसान करे? कोई तो होंगे पढ़ने वाले, या किन्हीं को तो हमसे मतलब होगा। चलो इधर देखो। तो बाबू इधर क्या है? विरल माध्यम, इधर सघन माध्यम है। जो भी बच्चा प्लीज कमेंट बंद कीजिए, बहुत गुस्सा आता है हमको। ठीक है? बबलू राज सर उतना काहे सोचते हैं? प्लीज क्या करे बाबू, सोचा जाता है। ठीक है? अरे कमेंट करना बंद करो, अगर कुछ होगा डाउट तो वो सब कमेंट करो, हेलो हाय मत करो। ठीक है? चलो यहाँ देखो। तो चलिए बात कर रहे हैं क्रांतिक कोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्रांतिक कोण क्या है, तुरंत क्लियर होगा। तो जैसे मान लो बाबू इधर विरल माध्यम है, इधर सघन माध्यम है, इधर विरल और इधर सघन। क्लियर है? और ये जो है ये एक सीमा है जो दोनों माध्यम को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। और हम मान लो एक प्रकाश किरण डाले,
मान लो कुछ कोण बना के डाले, आपतन कोण कुछ तो रहा होगा, ठीक है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री कुछ तो होगा। मान लो एक आपतन कोण बना के डाले और प्रकाश किरण जो अपवर्तित हुआ, अपवर्तित होकर के दोनों माध्यम का जो सीमा है उसी सीमा में चलना शुरू कर दिया, यानी अपवर्तन कोण कितना हो गया 90 डिग्री। तो उसी समय याद रखिए जो आपतन कोण था, इसी आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण, और सूचित किससे करते हैं वो सी से। किससे? सी से। देखो डेफिनेशन, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम की ओर आपतित की जाती है, याद रखना ध्यान से, सघन से विरल में डालेंगे तभी होगा, विरल से सघन में डालोगे तो कभी क्रांतिक कोण आपको नहीं मिलेगा। पहला याद रखिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम की ओर आपतित की जाती है तो आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जब अपवर्तित प्रकाश किरण, कौन किरण? अपवर्तित प्रकाश किरण दोनों माध्यम को अलग करने वाली सीमा में गमन करने लगती है, यानी जो अपवर्तित किरण है ये दोनों माध्यम को अलग करने वाली जो सीमा है उसमें गमन करने लगती है, तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? सी द्वारा। यानी यदि, समझिएगा, यदि अपवर्तन कोण कितना हो 90 डिग्री हो, कितना हो 90 डिग्री हो, तो जो आपतन कोण होगा यानी आई वही किसके बराबर होगा? सी के। ठीक है, याद रखिएगा, यदि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो तो आपतन कोण बराबर क्रांतिक कोण। क्लियर है? आ रहा समझ में? अब चलिए अब बात करते हैं क्या, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के मध्य संबंध, दोनों साथ में आएगा बाबू, ये भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब हम लोग का हेडिंग क्या है, ध्यान से देखिए, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के मध्य संबंध, यानी क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच क्या संबंध, ध्यान से देखो। तो हम क्या किए हैं, इधर सघन माध्यम लिए, इसका अपवर्तनांक म्यू है, और इधर विरल माध्यम, और विरल माध्यम जनरली हवा होता है, इसलिए उसका अपवर्तनांक कितना मान लिया? 1। अब जरा ध्यान से देखो, एक प्रकाश किरण डालें, कितना कोण बना के डालें? क्रांतिक कोण सी। तो डेफिनेट ये प्रकाश किरण जो गया ये अपवर्तित हुआ, कितना कोण बना के? 90 डिग्री। क्लियर है? ये आ गया समझ में? ठीक, तो ये था। अब चलो संबंध निकालते हैं, ध्यान से देखना, तुरंत क्लियर होगा। अब किसका नियम लगाते हैं? वो स्नेल का। अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, ठीक है। तो स्नेल का नियम हम कैसे निकालने सिखाए थे, याद करो, हम सिखाए थे म्यू इंटू साइन सी इक्वल टू म्यू ए इक्वल टू साइन आर, है ना, म्यू ए इंटू साइन आर, याद है? हम बोले थे इधर का अपवर्तनांक लेना, तो इधर एक कौन, इधर का अपवर्तनांक तो इधर का कौन, लगा दो। बोलो म्यू इंटू साइन सी इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन आर। आर का वैल्यू कितना है? 90, तो यहां लिखेंगे साइन 90, ठीक है। तो म्यू इंटू साइन सी इक्वल टू म्यू ए का वैल्यू कितना? 1, ठीक है, दिख रहा है, और साइन 90 की वैल्यू भी कितना? 1, ठीक है। तो बोलो म्यू इंटू साइन सी इक्वल टू 1 इंटू 1 कितना? 1। तो बोलो म्यू साइन सी इक्वल टू कितना? 1 बाय म्यू। इसको इधर ले गए, तो हमको सी निकालना क्रांतिक कोण, तो इसको इधर ले जाओ, कितना हुआ? साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। क्लियर है? तो ये क्रांतिक कोण और ये अपवर्तनांक के बीच हो गया संबंध, यानी C इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, C इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए आ जाते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो ये भी जो है ना बाबू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे जितना भी टॉपिक लिए रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं, लेकिन फिर भी चलो लिख देते हैं। तो वो हम लोग बात करते हैं किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ठीक है। तो ध्यान से देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। मान लो हम एक प्रकाश किरण, ठीक है, हम एक प्रकाश किरण को सघन माध्यम से डालें, किधर? सघन माध्यम से, और किधर? विरल माध्यम की ओर। और मान लो हम सघन माध्यम से प्रकाश किरण डाले और जाना चाहिए था विरल माध्यम में, लेकिन विरल माध्यम में नहीं जाके ये फिर से सघन माध्यम में ही लौट गया। फिर से क्या हुआ? ये सघन माध्यम में ही लौट गया। सोचो, जाना चाहिए था उधर, लेकिन उधर नहीं जाके ऐसे परावर्तित हो गया। तो याद रखिएगा, इसी घटना कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये तभी होगा, इसका 2 शर्त है, इसका तभी होना संभव है। पहला शर्त क्या है कि आप जब डालोगे तो सबसे पहला याद रखिएगा सघन से विरल माध्यम की ओर डालना होगा। किधर? सघन से विरल। अगर विरल सघन में डालोगे तो कभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा।
और दूसरा आपतन कोण का मान यानी आई का मान, किसका, आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। याद रखिए आई यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर ये दो शर्त का पालन करेगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? तो चलो समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। बोलते हैं जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम की ओर आपतित की जाती है, किधर, सघन से विरल माध्यम की ओर, तो एक विशेष स्थिति पर, कौन स्थिति पर, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तभी, एक विशेष स्थिति पर प्रकाश किरण पुनः सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये जो दिख रहा है यही क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है? अब चलिए अगर बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त का, ठीक है, तो ये शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त। तो पहला शर्त क्या है, प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम की ओर आपतित की जानी चाहिए। क्लियर? किधर से किधर बाबू, प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम की ओर आपतित की जानी चाहिए, पहला शर्त है। दूसरा शर्त क्या है, ध्यान से देखिए, तो दूसरा शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर ये दो शर्त रहेगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बोर्ड की तरफ घूमने से आपका आवाज नहीं आता बाबू, थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो होगा। चलिए अब कोशिश करते हैं क्या आए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो ये था आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त। आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके शर्तों का उल्लेख करें, तो आप पूरा यहां से यहां कर दीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक 5 नंबरिया क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स का, कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, समझते हैं। तो क्वेश्चन है उत्तल सतह के लिए, किसके लिए, उत्तल सतह, अवतल नहीं, उत्तल सतह, उत्तल सतह के लिए दिए गए सूत्र को स्थापित करें। क्वेश्चन आपका दिया रहेगा उत्तल सतह के लिए दिए गए सूत्र को स्थापित करें और ये सूत्र दिया रहेगा। क्लियर है? और ये प्रूव करने आ जाता है। ये जो है बाबू 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखते हैं। तो बाबू हम लोग का हेडिंग क्या है, उत्तल सतह के लिए निम्नलिखित सूत्र का, यानी जो सूत्र है इस सूत्र को क्या करना, प्रूव करना है। किसको, जो नीचे सूत्र दिया बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 5 नंबर का आता है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 5 नंबर का। तो चलो देखते हैं एक एक करके, बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या किए, सबसे पहले एक उत्तल अपवर्ती सतह ले लिए। देख रहे हो, ये उत्तल अपवर्ती सतह, इस सतह के इधर जो है ये सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ2 है, और इधर जो है ये विरल माध्यम है, इसका अपवर्तनांक कितना है, μ1 है। ठीक है, ये जो है, ये जो उत्तल सतह है ये इसका केंद्र है, वक्रता केंद्र। कौन केंद्र, वक्रता केंद्र। अब जरा ध्यान से देखना, एक वस्तु O है, कहां पर बाबू, यहां पर एक वस्तु O है। ठीक है, ध्यान से देखिए, वस्तु क्या है, O। अब इस वस्तु से प्रकाश गया इस तरह करके, तो ऐसे प्रकाश गया तो बोलो जाना चाहिए था ऐसे सीधा, जाना चाहिए था कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, प्रकाश किरण जो है विरल से सघन माध्यम में जा रहा है। सोचो जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जा करके थोड़ा सा क्या होगा, झुक जाएगा अभिलंब की ओर। क्यों, क्योंकि विरल से सघन में जा रहा है। तो बाबू ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब। तो अभिलंब की ओर झुक गया और ये ऐसे झुक करके मान लो यहाँ कटार, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन गया आई। कितना बन गया, आई। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो था ना यहाँ पर जो है, ये देखो आपतन कोण, अभिलंब के साथ आपतन कोण कितना है बाबू, आई है, और ये जो अपवर्तन कोण है कितना है, आर। कितना है, आर। क्लियर है? और जरा ध्यान से देखो, यहाँ भी कुछ एंगल बन रहा है, मान लो इसको अल्फा, इस एंगल को बीटा, और इसको मान लिए कितना, गामा। आ रहा समझ में? और यहाँ पर एक अभिलंब डाल दिए, इस अभिलंब का नाम क्या दे दिए, LM। क्या दे दिए, LM। ये एक अभिलंब है, इस अभिलंब का वैल्यू कितना है, नाम क्या है, LM। क्लियर है? और यहाँ से यहाँ तक का दूरी माने U, यहाँ से यहाँ तक, ये चूंकि वक्रता केंद्र का दूरी है तार, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना माने है, V। क्लियर है? फिगर आपको समझ में आ गया? ठीक है,
अब जरा ध्यान से देखिए इस फिगर को। तो जो हम लोग माने हैं उसको लिखे भी हैं। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा माना कि एक आर त्रिज्या वाली उत्तल अपवर्ती सतह, देख रहे हो आर त्रिज्या वाली कैसा उत्तल अपवर्ती सतह, जिसका अपवर्तनांक μ2 है, यानी ये जो उत्तल सतह इसका अपवर्तनांक कितना है μ2 है। बोल रहा अपवर्ती सतह एक विरल माध्यम में स्थित है जिसका अपवर्तनांक μ1 है, यानी ये जो उत्तल सतह कहाँ रखा है, विरल माध्यम में, उसका अपवर्तनांक कितना μ1 है। बोल रहा वस्तु O इसके ध्रुव से u दूरी पर स्थित है, विरल माध्यम में स्थित है, देख रहे हो इसके ध्रुव यानी पोल से यहाँ से u दूरी पर वस्तु रखा विरल माध्यम में, जिससे आने वाली प्रकाश किरण सतह से अपवर्तित होकर एक प्रतिबिंब I का निर्माण v दूरी पर करती है। देख रहे हो इससे आने वाले प्रकाश किरण एक I प्रतिबिंब निर्माण किया, कितना दूरी पर, v दूरी पर। क्लियर है, तो फिगर आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर है, अगर ये फिगर आपको समझ में आ गया तो बाबू आपका हो गया, सोचो ठीक है, कुछ भी दम अब नहीं है, तुरंत क्लियर है। तो चलो ध्यान से देखो, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो अगर हमको इसको प्रूव करना, ये फॉर्मूला आप चाहते हैं लाना, तो फिगर बनाइए और फिगर बना के माना कि जो है उसको लिख दिए। अब सबसे पहला हमारा काम क्या है, ये जो I और R है, ये जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है, इस I और R को अल्फा बीटा और गामा के रूप में तोड़ना होगा। जब तक उस रूप में हम इसको नहीं तोड़ पाएंगे, यानी इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे अल्फा बीटा गामा के रूप में, तब तक सोचो बाबू आपका कभी ये हल होने वाला नहीं है। क्लियर है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस I और R का मान अल्फा बीटा और गामा के रूप में निकालेंगे। क्लियर है, तो जरा ध्यान से देखना, तुरंत क्लियर हो जाएगा। सिर्फ समझाएंगे और समझाने के बाद उसको हटा देंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, चूंकि हमको गंदा नहीं करना है। तो जरा ध्यान से देखो, ये है ना, ये मुख्य अक्ष, इसी के समांतर मान लो एक रेखा खींच दी इस तरह करके, ये जो मुख्य अक्ष है इसी के समांतर एक रेखा खींच दी है। क्लियर है, दिख रहा है। अच्छा बताओ बाबू, ये और ये समांतर है, इसको ऐसे काट दिए तो बोलो ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा ही होगा। क्यों, क्योंकि आप पढ़े होंगे दो समांतर रेखा अगर ऐसे काटेंगे तो बोलो यहाँ अगर थीटा होगा तो यहाँ पर भी थीटा होगा, पता है कि नहीं। तो वही बोल रहे हैं, ये और ये समांतर ऐसे काटे, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। अब जरा ध्यान से देखो, ये और ये समांतर इस अभिलंब को देखो ऐसे काटा तो बोलो ये गामा है, तो बोलो यहाँ से यहाँ भी कितना गामा, कितना गामा। तो हम क्या देख रहे हैं, तो बाबू अल्फा प्लस गामा इस दोनों को जोड़ देंगे तो आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा आई। यानी पहला चीज हमको निकल गया कि अल्फा प्लस गामा करोगे तो कितना निकल जाएगा आई। ठीक है, अब चलो इसकी बारी। बाबू ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर, ध्यान से देखो, इसको ऐसे काटे तो बोलो ये गामा, तो बोलो यहाँ से यहाँ कितना गामा, दिख रहा है, क्योंकि ये और ये समांतर ऐसे काटे तो ये गामा, तो यहाँ से यहाँ गामा। फिर देखो ये और ये समांतर ऐसे काटे तो ये बीटा, तो यहाँ से यहाँ कितना बीटा। तो सोचो अगर हम गामा में बीटा घटा देंगे, गामा में बीटा घटा देंगे, आर नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो देखो हमसे यहाँ दो चीज निकल गया। पहला क्या निकला, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू आई, अल्फा प्लस गामा करेंगे कितना निकलेगा आई, और गामा में अगर हम बीटा घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा आर। तो इस दोनों वैल्यू को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जब तक नहीं लिखेंगे ना तो अच्छा नहीं होगा। ध्यान से देखिए, तो हमको क्या निकला आई बराबर, तो आई बराबर निकला अल्फा प्लस गामा, ठीक है, और आर बराबर क्या निकला, गामा माइनस बीटा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पता हो गया तो सोचो अब कुछ दम नहीं है, ठीक है। अब हटा दिए जो सब किए थे रफ, ताकि अब फिगर क्लियर हो गया। तो बस आपको ये याद रखना, आई बराबर अल्फा प्लस गामा और आर बराबर गामा माइनस बीटा। क्लियर है, ये कैसे लाए अभी तुरंत समझा चुके हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रूव करने वाले हैं। तो बाबू स्नेल का नियम से प्रूव होगा, किससे, स्नेल के नियम से। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इस सतह पर अगर हम स्नेल का नियम लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हम ऐसे लगा सकते हैं, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, लगा सकते हैं। स्नेल का नियम ऐसे ही तो लगता है। तो चलो देखते हैं स्नेल का नियम। तो देखो अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या स्नेल का नियम आया बाबू, तो आया μ1 इंटू साइन आई
इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। क्लियर है? म्यू वन इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। क्लियर है? ये पता चल गया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां किसका आई तथा आर का मान, आई तथा आर का मान बहुत कम है, बहुत कम है। तो और जब ये बहुत छोटा होता है, यानी आई और आर बहुत छोटा होता है, तो याद करो हम सिखाए थे ऑप्टिक्स में, याद कीजिए हम सिखाए थे, क्या सिखाए थे? साइन आई को लगभग हम सिर्फ क्या बोलेंगे आई, तथा साइन आर है, साइन आर को लगभग क्या बोलेंगे? आर। आ रहा समझ में? इसीलिए बोलो म्यू वन इंटू साइन आई के जगह क्या लिखेंगे? देखो साइन आई के जगह आई, तो साइन आई को कर दो आई, म्यू वन इंटू आई बराबर म्यू टू इंटू साइन आर को कर दिए कितना? आर। आ रहा समझ में? साइन आर के जगह क्या लिख दिए? आर। हो गया? अब जरा ध्यान समझो, इतना तो हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, हमको आई और आर का वैल्यू पता चला था, तो आई बराबर कितना था? अल्फा प्लस गामा, और आर बराबर कितना था? गामा माइनस बीटा। जिसको रखेंगे तो यहां रखेंगे बाबू, ध्यान से देखना, परंतु आई बराबर अल्फा प्लस गामा तथा आर बराबर गामा माइनस बीटा। क्लियर है? यही था, तो इसको रख देंगे। इसीलिए म्यू वन आई के जगह अल्फा प्लस गामा इक्वल टू म्यू टू आर के जगह गामा माइनस बीटा। समीकरण कितना मान लिया इसको? 1। क्लियर है? यहां तक आ गया समझ में? अब देखो बाबू, इतना निकाल लिए। अब बाबू हमको यहाँ 3 काम करना है। सबसे पहले इस अल्फा, बीटा और गामा, इस तीनों का मान निकालना है। अगर ये तीनों निकल गया, अल्फा बीटा गामा, अगर तीनों का मान निकल गया तो हमारा काम हो गया, सोच लो। ठीक है, तो चलो देखो, तो अल्फा बीटा गामा का मान कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा। अब एक त्रिभुज देखिए LOM, ध्यान से देखो, ये त्रिभुज दिख रहा है, तो यहां से इस त्रिभुज से हमको अल्फा निकल लेगा। क्या निकल जाएगा? अल्फा। त्रिभुज LIM से क्या निकल जाएगा? बीटा। और त्रिभुज LCM से क्या निकल जाएगा? गामा। क्लियर है? तो चलो एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं LOM। कौन त्रिभुज? LOM। तो देखो ध्यान से देखना, अब त्रिभुज LOM से, तो इस त्रिभुज से अगर हम LOM लिए तो tan अल्फा कितना? tan अल्फा बराबर, तो याद करो इतना तो जरूर पता होगा, tan थीटा बराबर होता है P/B। tan थीटा बराबर कितना होता है? P/B। तो सोचो अगर हम tan अल्फा निकाल रहे हैं तो अल्फा के सामने वाले ये हुआ P और ये हुआ B, तो लिख सकते हैं LM/MO। चूंकि इसके सामने P और ये हो गया B, तो LM/MO। क्लियर है? तो चलो ध्यान से देखो, तो tan अल्फा बराबर LM/MO हो गया। चूंकि आपको पता होना चाहिए अल्फा का मान यहाँ बहुत छोटा है, और अल्फा बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे? tan अल्फा लगभग कितना हो जाएगा? अल्फा। tan अल्फा को क्या बोलेंगे? अल्फा। इसीलिए लिखा जी, इसीलिए अल्फा बराबर कितना? LM/MO। ये हो गया समीकरण 2। क्लियर है? तो निकल गया हमारा इस त्रिभुज से क्या? अल्फा। अब हमको क्या निकालना? बीटा और गामा का वैल्यू, बीटा और गामा का। चलो देखो कैसे निकलता है। अब जरा ध्यान से देखो, इस त्रिभुज को LIM को ध्यान से देखो, दिख रहा है? तो इस त्रिभुज से हम क्या निकाल लेंगे? तो हम बीटा निकाल लेंगे। तो देखो तो अब त्रिभुज LIM से, तो LIM से क्या लिखेंगे? tan बीटा, tan बीटा। अब ध्यान से देखिए tan बीटा बराबर क्या होगा? तो tan बीटा बराबर होगा
एल एम बाय एम आई, एल एम बाय एम आई, क्योंकि होता है पी बाय बी। तो लिखेंगे एल एम बाय एम आई, और यहां पर भी चूंकि टान बेटा, बेटा बहुत छोटा है तो इसीलिए टान बेटा को सिर्फ क्या बोलेंगे, बीटा, इसीलिए बीटा बराबर एल एम बाय एम आई। क्लियर है? समीकरण 3 यहां तक आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज LCM से, कौन त्रिभुज से? LCM से। अब बार बार हम फिगर ऊपर नीचे नहीं करेंगे, आप लोग इतना समझदार हैं। तो tan गामा को लगभग क्या बोलेंगे, गामा इक्वल टू क्या होगा, एल एम बाय एम सी, एल एम बाय एम सी, समीकरण 4। अब जरा ध्यान से देखो, इसको। हमको क्या पता चल गया, अल्फा का वैल्यू पता चल गया, बीटा का वैल्यू पता चल गया, गामा का वैल्यू पता चल गया। अब हम इस अल्फा बीटा गामा को वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। कहाँ? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे, ध्यान से देखिए, अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 तथा 4 का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 तथा 4 का क्या रख रहा है, मान। तो चलो रखना शुरू कर दो। तो देखो जरा सा, μ1 कितना बाबू, μ1 इंटू क्या है, अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा, तो अल्फा का वैल्यू एल एम बाय एम ओ है और गामा का वैल्यू एल एम प्लस एम सी है। रख दो एल एम बाय एम ओ अल्फा के जगह प्लस गामा के जगह एल एम बाय एम सी। हो गया। फिर इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन देंगे, ठीक है। फिर कितना, μ2 इंटू गामा माइनस बीटा, तो लिखेंगे μ2 इंटू गामा माइनस बीटा, तो गामा की जगह कितना, एल एम बाय एम सी, माइनस बीटा की जगह एल एम बाय एम आई। ठीक है, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से एल एम दोनों में कॉमन चल जाएगा और यहां भी एल एम कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल एम को बाहर निकाल लेंगे और μ1 को गुना कर देंगे और इसमें μ2 को गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलो देखो नेक्स्ट। तो ध्यान से देखना है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ भी एल एम है, यहाँ भी एल एम है, तो एल एम को कॉमन ले लिए, यानी एल एम कॉमन हो गया। ब्रैकेट में गुना कर दो μ1 को, क्या हो जाएगा, μ1 बाय एम ओ प्लस μ1 बाय क्या है, एम सी इक्वल टू, यहाँ भी वही करो, एल एम दोनों में बाहर निकाल लो। एल एम बाहर हो गया तो गुना क्या हो जाएगा, μ2 बाय कितना है, एम सी माइनस μ2 बाय कितना, एम आई। क्लियर है, एल एम से एल एम कैंसिल, यहां तक आ गया। अब जरा समझना ध्यान से, अब जो है मेन बात समझने का, ध्यान से समझिए, जरा ध्यान से देखो। ये जो m है, m p के बहुत नजदीक है, m जो है p के बहुत नजदीक है, तो क्या हम m o बोलें या p o बोलें, बात तो बराबर है, बात बराबर है। ठीक, तो लिखेंगे यहां, जरा ध्यान से देखिए, चूंकि m तथा p के मध्य दूरी, m तथा p के मध्य दूरी बहुत कम है, बहुत कम है, तो m हटा के क्या कर देना, p, यानी m के स्थान पर p, ये एरो मतलब m के जगह कितना हो जाएगा, p। इसीलिए ध्यान से देखो, μ1 बाय एम ओ है, क्या बोले, m को हटा के p कर देना, क्या हो जाएगा, mo के जगह po प्लस μ1 बाय एम सी, क्या हो जाएगा, pc बराबर μ2 बाय एम सी कितना हो जाएगा, pc माइनस μ2 बाय एम आई कितना हो जाएगा, pi। क्लियर है, यानी कुछ नहीं किया, m को हटा के p कर दिया।
अब क्या करेंगे, पीओ, पीसी, पीसी और पीआई ये जो है इसका वैल्यू रखते चलेंगे। क्या रखेंगे, वैल्यू। तो चलो ध्यान से देखो, परंतु पीओ, पीओ, अब चलो दूरी देखते हैं पीओ क्या है। तो जरा ध्यान से देखो फिगर से, पीओ, पीओ की दूरी कितना है, यू है। और जरा ध्यान से देखो, लाइट इधर से जा रहा, लाइट इधर जा रहा और हम इधर आ रहे हैं, इसीलिए किस में लेंगे, माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस, पीसी हो जाएगा आर प्लस में, क्यों, लाइट भी इधर हम भी इधर। और बोलो पीआई कितना है भाई, ये भी किस में होगा, प्लस में, चूंकि लाइट भी इधर जा रहा हम भी इधर जा रहे हैं। तो ये यू होगा माइनस में, ये होगा प्लस, ये होगा प्लस। तो रखते चलो सबका वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, पीओ बराबर माइनस यू, पीसी बराबर आर तथा पी आई बराबर भी। क्लियर है, ये पता चल गया। अब सबका वैल्यू रखेंगे, इसीलिए म्यू वन बाई यू के जगह कितना, माइनस यू प्लस म्यू वन बाय, इसके जगह क्या रखेंगे, बोलो पीसी की जगह क्या रखेंगे, पीसी की जगह हो गया आर, बोलो म्यू टू, पीसी की जगह कितना, आर माइनस म्यू टू, पी आई की जगह कितना, भी। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ध्यान से देखिए, इसको इधर और इसको इधर। तो देखो ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस, ये माइनस है इधर जाके प्लस, तो क्या हो जाएगा, म्यू टू बाय भी। और ये माइनस है तो इसीलिए क्या लिखेंगे, म्यू वन बाय यू इक्वल टू, इसको इधर ही रहने दिए म्यू टू बाय आर, और इसको इधर लेगा तो ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, म्यू वन बाय आर। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और अगर समझें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा यहीं समझो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू टू बाय भी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू, ध्यान से देखिए, तो ये दोनों में आर है, तो आर को अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन, यानी म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। क्लियर है, हो गया बाबू, प्रूव हो गया है, लेकिन हमको प्रूव करना है इतना, इतना बराबर इतना, तो इसको उधर ले जाओ या फिर इसको इधर ले आओ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर इक्वल टू म्यू टू बाय भी माइनस म्यू वन बाय यू। यही तो था प्रूव करने, और ये आ गया हमारा, इसी के साथ हो गया ये प्रूव। तो बाबू देख रहे हो कितना आसानी से 5 नंबर मिल जाएगा। और ये आपको आता ही होगा, क्लास में हम बहुत अच्छे से इसको प्रूव भी कराए थे और यहाँ फिर से करा दिए। तो सिंपल से आपको क्या आ जाए, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, म्यू टू बाय भी माइनस म्यू वन बाय यू प्रूव करने। तो ये आए तो आपको क्या करना है, सिंपल सा फिगर बनाना है, माना कि वगैरह लिखना और यहाँ से प्रूव करते चलना, आ जाएगा। बस इतना ही आसान था। देखे, अब हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, और ये भी बाबू 5 नंबर वाला है, ठीक है, जिसको आप लोग लेंस निर्मात्री सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस निर्मात्री सूत्र। बोल रहा है सर अगर उसको ऐसे ही छोड़ दें, बाबू मतलब कहना आपको केवल ऐसे ही छोड़ दें, कोई टेंशन नहीं, सही है, लेकिन जहां दिया है उसको यहां तक प्रूव कर देंगे, ज्यादा बढ़िया है ना। कुछ नहीं किया, इसको इधर ले आए, ठीक है। अब चलो देखो नेक्स्ट, अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं लेंस निर्मात्री सूत्र। कैसा, लेंस निर्मात्री सूत्र, ये आपको प्रूव करवा दिए थे, लेकिन आपके एग्जाम में जो है नहीं बोलेगा डायरेक्ट कि लेंस निर्मात्री सूत्र को सत्यापित करें। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह रहेगा, पतले लेंस के लिए नीचे दिया हुआ सूत्र स्थापित करें। यानी ये फॉर्मूला दिया रहेगा, बोलेगा इस फॉर्मूला को प्रूव कीजिए, किसके लिए, पतले लेंस के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यानी आप फॉर्मूला देखे और समझ गए कि ये लेंस निर्मात्री सूत्र है, तो सबसे पहले चलो लेंस निर्मात्री सूत्र को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ध्यान से देखिए, तो हम इसके लिए जो है ना फिगर यहाँ बना लिए हैं, ठीक है। फिगर आपको हम क्लास में अच्छे से समझाए थे, लेकिन चलो फिर से एक बार हम यहाँ समझा देते हैं। तो बाबू हम क्या किए, एक पतला सा लेंस लिए हैं, दिख रहा है ये पतला सा एक लेंस है। इस लेंस का अपवर्तनांक कितना है, म्यू है। इस लेंस का अपवर्तनांक म्यू है, और इस लेंस को हवा में रखे और हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो लेंस है ना, इस लेंस का अपवर्तनांक म्यू टू कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यू टू। ध्यान से देखिए, ये जो म्यू है ना, म्यू किसके बराबर, ये म्यू टू, इस लेंस का अपवर्तनांक म्यू टू कहते हैं। तो
तो ये जो है ना μ2 बराबर म्यू है, मान लो ना, उतना लिखेंगे नहीं। ये जो लेंस का अपवर्तनांक कितना है, म्यू। और जरा ध्यान से देखिए, अब इस फिगर को अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो बाबू ये मुख्य अक्ष है और ये एक लेंस है। ये लेंस, ये जो सतह है ABC, इस ABC सतह का केंद्र इधर है, वक्रता केंद्र C1, और AB' इस सतह का वक्रता केंद्र इधर है C2। अब एक वस्तु O' है, कहां पर रखा हुआ, इधर हवा में इस तरह। तो सोचो प्रकाश इधर से इधर गया, यहां गया, तो जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इधर हवा है और ये हवा से किधर जा रहा, लेंस में, यानी विरल से सघन में। तो विरल से सघन में जा रहा था, अभिलंब की ओर झुकेगा, इतना तो पता होना चाहिए। तो बाबू ये जो है इस सतह का केंद्र ये था, तो अभिलंब यहां से खींचे, इस अभिलंब का नाम दे दिया N1। तो देखो जाना चाहिए था इधर, लेकिन झुक गया इधर। अब सोचो इधर था, तो सोचो ये प्रकाश को जाना चाहिए था यहां पर I', लेकिन यहां नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सतह से जब अपवर्तित होगा ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन इस सतह से एक बार अपवर्तन होने के बाद एक और सतह मिला, तो यहां से भी तो अपवर्तन होगा। तो अब की बार क्या हुआ, प्रकाश जब इधर आया तो ये अब एक दूसरा सतह आ गया AB', कौन, AB'। तो इस सतह का जो है वक्रता केंद्र है C2 और इसका अभिलंब की कितना, N2, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, प्रकाश किधर है, सघन से विरल में जा रहा है, और सघन से विरल जा रहा, जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर नहीं जाके थोड़ा सा क्या होगा, दूर हटेगा, और अभिलंब से दूर हटा तो प्रतिबिंब बन गया यहाँ। क्लियर है, आ रहा समझ में? तो सोचो वस्तु यहाँ था मेरा, ठीक है, और प्रतिबिंब यहाँ बना। क्लियर है? लेकिन अगर सिर्फ यही वाला सतह रहता तो वस्तु ये था, तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा। क्लियर है, आ रहा समझ में? तो मान लिए इस दूरी को, केंद्र से इस वक्रता केंद्र का दूरी मान लिया R1, इसका दूरी R2, ये वस्तु दूरी है U, ये प्रतिबिंब दूरी V, और ये आभासी प्रतिबिंब V'। क्लियर है? तो फिगर हो गया क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये है इसका क्या, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, इस प्रकाशिक केंद्र का नाम क्या दिए, O। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो फिगर मेरा क्लियर है, फिगर समझ में आ गया होगा। और हम इसको इसलिए डिटेल में उतना नहीं लेके जा रहे हैं कि करके, क्योंकि हम क्लास में बहुत अच्छे से बताए थे, ये है रिवीजन क्लास। उतना वहाँ पर क्या हुआ था, इसी को पढ़ाने में 45-50 मिनट लगाए थे, यहाँ उतना समय नहीं लगाएंगे। तो चलिए ये क्लियर है। अब जो जो चीज़ दिया है उसको मान लेते हैं, जो जो फिगर में बनाया है उसको मानते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, माना कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी f तथा अपवर्तनांक कितना है, अपवर्तनांक म्यू है। लेंस के अपवर्ती सतह ABC तथा AB' की वक्रता त्रिज्या क्रमशः कितना है, R1 तथा R2 है। क्लियर है, यानी ABC जो है इसका वक्रता त्रिज्या R1 और AB' के लिए वक्रता त्रिज्या कितना, R2। क्लियर है, तो ये सब मान लिए। अब इसको क्या करना, प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो, तो ये प्रूव हमको तभी होगा। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव तभी कर पाएंगे जब हमको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ध्यान से देखो, तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हम ABC का बात करें, किसका, ABC का, तो ये वाला जो सतह है ABC, इस ABC का अगर सतह का बात करें तो आपको पता होना चाहिए इस सतह के लिए वस्तु है O', वस्तु क्या, O', और इसका प्रतिबिंब जो बनता है कहां पर, यहां पर बनता है, यानी I'। यानी इस सतह का अगर बात करें ABC के लिए, तो ABC का वस्तु हुआ O' और प्रतिबिंब हुआ कितना, I'। आ रहा समझ में? और इस सतह का अगर बात करें किसका, AB' के लिए, तो इस सतह के लिए वस्तु का कार्य करेगा I' और प्रतिबिंब का कौन करेगा, I। क्यों? क्योंकि इस सतह में प्रकाश ऐसे आ रहा है, यानी यहां से आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया वस्तु, और अंतिम में प्रतिबिंब यहां बना, तो ये हो गया इसका प्रतिबिंब। क्लियर है, ये पता होना चाहिए। तो अगर ये पता है तो चलो, अब कुछ भी दम नहीं है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अब वक्रित सतह ABC के लिए वस्तु O' तथा प्रतिबिंब कितना है, I'। ठीक है, वस्तु कौन है, O' और प्रतिबिंब कौन है, I'। ये क्लियर हो गया। अब एक और चीज समझना है,
बाबू जरा ध्यान से देखो, इस सतह के लिए प्रकाश इधर से आ रहा है, यानी कौन माध्यम से? हवा से। हवा यानी विरल, और विरल से किधर जा रहा है? सघन में। और जब विरल से सघन में जा रहा है, इसका मतलब वस्तु इसका विरल में रखा है, और वस्तु जब विरल माध्यम में रखा हो तो उसके लिए फॉर्मूला हम आपको बताए थे, याद करो, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये वाला लगाना है। क्लियर है? अभी तुरंत प्रूव कराएं। तो चलो आ जाओ, तो लिखेंगे भी यहां प्रकाश किधर? विरल से सघन माध्यम, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था? याद करो, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, यही था। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना ही है, समझना है थोड़ा। ये फॉर्मूला तो लगा दिए, लेकिन अब समझने की बारी। चूंकि भी मतलब प्रतिबिंब दूरी, भी मतलब क्या है? प्रतिबिंब दूरी। तो यहाँ प्रतिबिंब किसको माने? आई डैश को। प्रतिबिंब किसको माने? आई डैश को। और जरा ध्यान से देखो कि ये वक्रता केंद्र से, सॉरी, प्रकाशिक केंद्र से आई डैश का जो दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना माने? वी डैश। कितना है? वी डैश। तो इसीलिए हमारा जो भी है, उस भी के जगह क्या हो जाएगा? वी डैश। क्लियर है? यू मतलब वस्तु दूरी, तो वस्तु किसको माने? ओ डैश को। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ से ओ डैश का दूरी कितना? यू है, तो यू ही रहेगा, इसको चेंज नहीं होगा। ठीक है? तो इसीलिए जो चीज़ है उसको लिखते चलो, ध्यान से देखना। तो कितना हो गया? वी डैश। u बराबर तो u ही रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा, तथा r बराबर कितना हो जाएगा? r1। क्यों? क्योंकि हम वक्रित सतह कौन लिए हैं? ध्यान से देखिए, तो हम वक्रित सतह लिए हैं, वक्रित सतह क्या लिए? ABC, और ABC का वक्रता त्रिज्या कितना? r1 है। ठीक है? इसीलिए बोलो μ2/v माइनस μ1, सॉरी, μ2/v, v की जगह कितना? v डैश, माइनस μ1/u के जगह u, बराबर μ2 माइनस μ1 बटे r के जगह कितना? r1। ये हो गया समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर है? अब जैसे क्लियर हो गया ये, तब दूसरा चलो समझते हैं। ठीक है? अब ध्यान से समझना, ABC वक्रित सतह ले लिए। अब पता होना चाहिए वक्रित सतह AB' का अगर बात करेंगे तो इस सतह के लिए वस्तु कौन है? आई डैश, और प्रतिबिंब कितना? आई। और यहां जो प्रकाश चल रहा है किधर? सघन से विरल में। देखो अंदर से बाहर आ रहा है, यानी सघन से विरल में। क्लियर है? तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है। ठीक है? तो देखते हैं, अब वक्रित सतह AB' के लिए वस्तु आई डैश तथा प्रतिबिंब कितना है? तो प्रतिबिंब आई है, प्रतिबिंब आई है। और प्रकाश किधर जा रहा है? तो प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, यहां प्रकाश किधर जा रहा है? सघन से विरल। और यहां पर किधर आ रहा था बाबू? विरल से सघन, यानी विरल से आ रहा था, यानी वस्तु किस में था? विरल में था। और वस्तु जब विरल में रहता है तो आपको पता होना चाहिए u मतलब वस्तु विरल में है, तो विरल माध्यम का अपर्तनांक μ1 था, μ1/u। लेकिन अगर सघन से विरल में आ रहा है प्रकाश, सघन से विरल यानी इसका वस्तु सघन में, और सघन में जब रहेगा तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं? यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ u इधर चल जाएगा और v इधर चल जाएगा। आपको पता होना चाहिए। तो चलो लगा दो। तो μ2/u माइनस μ1/v इक्वल टू μ2
माइनस म्यू वन बाय आर। मतलब फॉर्मूला सेम रहा, सिर्फ क्या हुआ इसको इधर कर लिया। ठीक है, अब चलो समझते हैं। अब मेन चीज, चूंकि u मतलब कौन दूरी, वस्तु दूरी, u मतलब कौन, वस्तु दूरी, और वस्तु यहां पर हम लोग किसको माने हैं, आई डैश को। देखो वस्तु किसको, आई डैश को, और आई डैश का जो दूरी था बाबू, तो आई डैश का दूरी कितना था, v डैश, इसको माने आई को, प्रतिबिंब दूरी v का v ही रहेगा, तथा r यानी वक्रता त्रिज्या, चूंकि वक्रित सतह ले रहे हैं a b डैश c, और उसका वक्रता त्रिज्या कितना था, r2 लगा दिए। अब चलो रख दो, इसीलिए बोलो बाय u की जगह कितना, v डैश माइनस म्यू वन, आर की जगह कितना, r2, ये हो गया समीकरण 2। कोई तकलीफ यहां तक नहीं। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया, अब सिर्फ दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। आंसर आ गया हमारा, तो तब नहीं है। तो चलो देखो ध्यान से, अब समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो इसको घटाना है। तो आपको पता होना चाहिए LHS को LHS से घटाते हैं और RHS को RHS से। शुरू कर दो घटाना। तो बोलो क्या हो जाएगा, म्यू टू बाई v डैश, ध्यान से देखिए, म्यू टू बाई v डैश माइनस म्यू वन बाई यू, ये हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे, और जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो चलो माइनस कितना हो गया, म्यू टू बाई v डैश प्लस म्यू वन बाई v हो गया बराबर। अब इधर वाला में इधर वाला घटाएंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, तो म्यू टू माइनस म्यू वन बाय r1 माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन बाय r2। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, ये इसको और इसको, ये देखो प्लस में ये माइनस में है, तो ये और ये क्या हट जाएगा। तो हमारा क्या बचा, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई v। तो ये प्लस वाला आगे और माइनस वाला पीछे लिख देते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा म्यू वन बाई v माइनस म्यू वन बाई यू बराबर। देखो यहाँ भी म्यू टू माइनस म्यू वन है, यहाँ पर भी म्यू टू माइनस म्यू वन है, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन, क्या बचा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। कोई तकलीफ नहीं। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ दोनों में म्यू, तो म्यू वन अगर हम कॉमन ले लें क्या बचेगा, 1 बाय v माइनस 1 बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। कोई तकलीफ। अब इस म्यू वन को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 1 बाय v माइनस 1 बाय यू। इस म्यू वन को इधर ले जाएंगे, दोनों के साथ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा म्यू टू बाय म्यू वन माइनस म्यू वन बाय म्यू वन, ठीक है, इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। क्लियर है। तो 1 बाय v माइनस 1 बाय यू इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, म्यू टू बाय म्यू वन माइनस म्यू वन बाय म्यू वन कितना 1, और 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा समझने वाली बारी है, तुरंत क्लियर होगा। परंतु अगर आपको याद हो लेंथ सूत्र, तो 1 बाय v माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ होता है। 1 बाय v माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ, ठीक है। और कुछ समझना है, ध्यान से समझिए। अब जरा ध्यान से देखो, हम इधर जो म्यू वन है, म्यू वन यानी हवा का अपवर्तनांक म्यू वन, कितना मान है 1, और ये जो लेंस का अपवर्तनांक म्यू टू है, सॉरी म्यू है, म्यू यानी क्या म्यू टू, तो म्यू टू को हम कितना मान सकते हैं म्यू, और म्यू वन को कितना 1, तो उसको लिख लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, तो बोलो म्यू टू बराबर कितना म्यू, म्यू टू बराबर म्यू, तथा म्यू वन बराबर कितना 1। इसीलिए बोलो 1 बाय v माइनस 1 बाय यू के जगह 1 बाय एफ इक्वल टू, बोलो म्यू टू है, म्यू टू की जगह कितना म्यू,
बाय म्यू वन की जगह कितना 1 माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, और इसको अच्छे से अगर लिखें तो 1 बाय एफ इक्वल टू म्यू बाय 1 यानी म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। यही चीज़ प्रूव करना था, देखो हो गया हमारा प्रूव। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था। तो इसी के साथ आज जो है हम लोग लेक्चर 1 कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आज लेक्चर 1 में यहीं तक, फिर अगला क्लास लेक्चर 2 इसका लेके चलेंगे प्रकाश की, और 3 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा आज आप लोग का 2 5 नंबरिया हो गया है, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। ठीक बाबू, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम गारंटी देते हैं कि दोनों में से दोनों आ सकता है, ये एक तो गारंटी है, फिक्स आएगा। क्लियर है? तो इसलिए आज के क्लास में जितना भी पढ़ा है कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स का, और ये भी कितने मार्क्स का 5 मार्क्स का। ठीक है, ये भी लिख देते हैं, ये भी कितने मार्क्स का है 5 मार्क्स का। क्लियर है? तो आज इतना ही, उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आ गया समझ में तो कमेंट में झकास लिख के कमेंट करो, समझ में आ जाएगा कि आपको आ गया। कमेंट में झकास लिखिए। कमेंट में चलिए झकास लिखिए, तब समझ में आ जाएगा आपको समझ में आया। चलो चलिए आ गया कमेंट में झकास, इसका मतलब सबको समझ में आ गया, और जितना पढ़ा है बाबू क्लियर कर दो।